गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको बहुत नमस्कार। क्या चल, हम इस बच्चों के बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी से मुलाकात कर रहा हूँ। इस बैच में जो सुबह 7:30 बजे हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया था, जैसे मैं आप सभी को बता कर गया था कि थोड़ा सा काम था मुझे और मैं किसी वजह से थोड़ा आउट ऑफ दिल्ली था, तो क्लास आपके साथ नहीं हो पाई। तो आज से क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, अभी कंटिन्यू चलेंगी मंडे टू फ्राइडे। बजरंगी प्रसाद गुप्ता जो है, इनका हमें कमेंट दिखाई दे रहा है क्लास के अंदर। और ये देखो, फिर से इन्होंने मैथ वाले सेक्शन में क्लास डाल दी है। मैं एक बार बोल देता हूँ फिर से ना, एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तो बोल दिया मैंने आपको, थोड़ी देर में फिजिक्स वाले पार्ट में दिखाई देगी क्लास। अभी मैथ वाले सेक्शन में शायद हो रही है। तो सौरभ, शिव कुमार शाह, बजरंगी प्रसाद गुप्ता, अनुभव, आशीष, ऑडियो वीडियो क्लियर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे के लिए खासतौर से, और इसके मैंने 4 सेट पहले करा दिए हैं, लेकिन हम आधा घंटा डेली पढ़ रहे हैं, तो यानी कि 2 घंटे की क्लास हुई है। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस सेट और करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है। इससे पहले के 4 है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी देख कर आए होंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखे, उन 4 प्रैक्टिस सेट को भी एक बार वो देख लेना, ठीक है। पहले क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि देयर आर 8 रेजिस्टेंसेस, कह रहा है और ऑफ आर ओम ईच, प्रत्येक आर ओम के 8 प्रतिरोध हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस 8 है, और सबका रेजिस्टेंस जो है ना 8 रेजिस्टेंस है। सब कितने के आर आर के, कह रहा है दो प्रतिरोधों को जोड़े बनाने के लिए समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि 8 में से दो जोड़े लो और उन्हें पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ दो, और कह रहा है जो जोड़े बनेंगे फिर इन्हें जोड़ना है श्रृंखला में, श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो इस संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये क्वेश्चन सब बच्चे ट्राई करेंगे। समय, मीना, बजरंगी, सौरभ, कतर है सब ये। तो अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो हो सकता है कि आपको पेन भी ना चलाना पड़े। अब देखो, टोटल रेजिस्टेंस 8 है, दो के जोड़े बनाने हैं, और जोड़े बनाने हैं पैरेलल में जोड़ना है। तो अगर 8 में हम दो के जोड़े लेंगे पैरेलल में, तो टोटल 4 जोड़े बनेंगे। एक ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2, तीसरा पेयर ये बन जाएगा, और चौथा पेयर बन गया ये, ठीक। अब हर का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इसका भी आर है, तो इसका भी आर है। तो 8 रेजिस्टेंस सब आर आर के थे, और दो को हमने जोड़ा बनाया, लेकिन जो जोड़ा बनाया उसमें जोड़ा पैरेलल में समानांतर क्रम में, ठीक। अच्छा, मैंने क्लास में आपको जो पहले 4 क्लास ली हैं उन्हें बताया, थोड़ी क्लास में बताया कि अगर आप तार पैरेलल में जोड़ें, समानांतर क्रम में जोड़ें, और हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, तो बेटा इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अगर दोनों पैरेलल में है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, और जितने तार है 1 2 उसे डिवाइड कर दो। यानी पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका तुल्य रेजिस्टेंस आएगा R/2। ऐसे इसको भी पैरेलल में जोड़ा हमने, या तो फॉर्मूले से कर लो 1/R1 + 1/R2। ये हम क्या करते हैं, अगर तार पैरेलल में और हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने तार हैं उसे डिवाइड कर देंगे। इनका भी सोल्व करने का कितना आएगा, R/2 आएगा, और इनका भी कितना आएगा, R/2। अब इन्हें मुझे जोड़ना बेटा सीरीज में। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, R1 + R2 + R3 + R4, यानी कि R/2 + R/2 + R/2 + R/2। जब सीरीज में जोड़ूंगा मैं इन्हें, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो R/2 को 4 बार जोड़ना है। तो 4 बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2R। तो अगर आपका इसका आंसर बी ऑप्शन आया तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज गलत है आपका। तो मैं जो आंसर देख रहा हूँ, मुझे बी दिखाई दे रहा है। प्रतीक, शिव कुमार शाह, अनुराग, जैस्मिन, बजरंगी, सौरभ, शालू, सोनू सिंह, बहुत बढ़िया। तो देखो, अब एक आगे से हमें क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना, बाकी बच्चे सोचते रहेंगे क्या है। आपको अपने दिमाग में सोचना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितने थे, 8 थे। दो के जोड़े बनाने, उन्हें पैरेलल में समानांतर क्रम में जोड़ना है। जब दो के जोड़े बनाएंगे तो आपको दिमाग में रखना है कि अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका। अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो पैरेलल में क्या करेंगे, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, 1 2, जितने तार से डिवाइड कर देंगे कि पहले का जो आएगा R/2 आएगा, तो हर एक R/2 आएगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2R। तो बताओ क्लियर है सभी को। मंडवी वर्मा, बेटा एक ही बार कमेंट लिखना, बार बार रिपीट नहीं करना है ना, इस बात का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप ब्लॉक हो जाओ, फिर आप सोचो कि जी ब्लॉक क्यों कर दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। 2 में कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के नोडल बिंदु पर, यानी कि जंक्शन पर 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर और 3 एम्पीयर की धाराएं नोड से दूर बह रही हैं। यानी कि 1 2 3 एम्पीयर की धाराएं दूर जा रही हैं, और 2 एम्पीयर, 1 एम्पीयर और I एम्पीयर की धाराएं नोड की ओर प्रवाहित हो रही हैं। तो I का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, हमारे पास में एक जंक्शन है, नोडल पॉइंट है, जहां पे बहुत सारे तार के मिलते हैं। तो कह रहा है कि इस नोडल पॉइंट से कौन कौन सी करंट दूर जा रही है, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर। कह रहा है कि 1 एम्पीयर की करंट, 2 एम्पीयर की करंट और 3 एम्पीयर की करंट। ध्यान से पढ़ो दोबारा। 1 एम्पीयर, 2 एम्पयर, 3 एम्पीयर की धाराएं दूर जा रही हैं। 2 एम्पीयर, 1 एम्पीयर और I एम्पीयर की धाराएं नोड की ओर आ रही हैं। तो 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर और I एम्पीयर की आ रही है जंक्शन की तरफ, नोड की तरफ। तो कह रहा है कि I की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन हमने रखा है ये पता करने के लिए कि एक किरचॉफ का नियम हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाते हैं, वो आपको याद है कि नहीं है। प्रतीक ने इसमें फर्स्ट आंसर दिया है। तो बेटा, एक किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ साहब ने अपने पहले नियम में बताया है कि भाई किसी भी जंक्शन पर, किसी भी नोडल पॉइंट पर जहां पर बहुत सारे तार आकर मिल रहे हो, तो उन्होंने कहा कि किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर है। यानी इस पॉइंट पर जितनी करंट आएगी उतनी ही जाएगी। तो टोटल करंट कितनी जा रही है, 3 2 5 6 एम्पीयर की जा रही है, और 6 एम्पीयर करंट दूर जा रही है, तो 6 एम्पीयर की करंट आ रही होगी। ये 1 एम्पीयर है, 2 टोटल कितना हो गया, 3 एम्पीयर। यानी I की जो वैल्यू हो 3 एम्पीयर रही होगी। तो जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट जाएगी। तो आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो 3 एम्पीयर टुवर्ड्स द नोड, तो 3 एम्पीयर की धारा जाएगी नोड की ओर। तो तीसरे का आंसर जो है वो बी है। ये पूरी यादव, शिव कुमार शाह ने गलत कर दिया, बाकी का सॉरी ठीक है। 3 एम्पीयर लिखा, मुझे लगा कि लिख रहा है 3 का A, 3 एम्पीयर ठीक है। उन्होंने ऐसा लिखा ना बच्चों ने 3A, तो मुझे लगा कि कह रहे कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर A है, वो 3 एम्पीयर लिखा है ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा सब बच्चे थोड़ा ध्यान से करें। क्लास में बहुत बच्चे गलत करते हैं, पहली बार पूछता हूँ। अब तो आप पढ़ चुके हैं। सैनुअल, SK, सौरभ यादव, प्रयागराज, बजरंगी, प्रतीक करते रहो भैया। अब फिर से क्लास शुरू हो गई मंडे टू फ्राइडे 7:30 से 8, जो बीच में रोक दी थी मैंने। कुछ आंसर आने शुरू हुए हमारे पास में। देखो, इसने कहा कि किसी स्थिर प्रतिरोधक, लैंग्वेज को समझो। उसने कहा कि जो प्रतिरोधक रेजिस्टेंस है फिक्स है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। कह रहा है स्थिर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो वैद्युत शक्ति कितनी होगी। यानी कि बेटा जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो विभवांतर को हम कहते हैं वोल्टेज भी। तो वोल्टेज आपने कर दी आधी, लेकिन रेजिस्टेंस कह रहा है कि रेजिस्टेंस होगा वही है। क्या रेजिस्टेंस को बदलना नहीं है, लेकिन वोल्टेज अगर आधी कर दें तो पावर पहले से कितनी रह जाएगी।
शक्ति पहले से कितनी रह जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे में इसका आंसर दे रहे हैं और देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि ज्यादातर का भी जो आंसर है वो गलत दिखाई दे रहा है मुझे। क्या देखो बेटा, जैसे आपसे पेपर में पावर की बात करें तो हमने क्लास में आपको पावर के 4 फॉर्मूले बताए हैं। एक पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI, एक पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R और एक पावर का फॉर्मूला है V स्क्वायर बाई R। तो 3 फॉर्मूले हैं VI, I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाई R। अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं। अब आप देखो आपको जानकारी क्या दी है। उसने कहा कि रेजिस्टेंस तो वही का वही रखना है, यानी कि रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करना और विभवांतर वोल्टेज पहले से आधी करनी है, यानी वो V और R का जिक्र कर रहा है। अगर वो V और R का जिक्र कर रहा है तो पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान रहेगा। आप कहेंगे सर तीसरे वाला फॉर्मूला, तो पावर है V स्क्वायर बाई R। यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस को तो बदलना नहीं है, प्रतिरोध रखना स्थिर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस बदलना नहीं है, इसे भूल जाओ। अगर रेजिस्टेंस नहीं बदलेंगे बेटा पावर जो V स्क्वायर के समानुपाती है, यानी कि पावर जो V स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। अगर आपने वोल्टेज कर दी आधी तो V का तो स्क्वायर है, तो आधे का स्क्वायर करना पड़ेगा, वोल्टेज आधी कर दी तो वोल्टेज V स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो आधे का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी कि पावर पहले से 1/4 रह जाएगी, 1/4। लेकिन समस्या क्या है कि बच्चे लाइन से बी ऑप्शन पर टिक लगाते हैं, पेपर में भी और यहाँ पर भी यही कर रहे हैं। कई बार बताने के बावजूद एक बच्चा तो 4 गुना बता दे रहा है सैनुअल का, ठीक है पूरी क्लास में, बाकी सबका गलत है जितना का भी आंसर आया। भाई एक बात समझो आप, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो पहले वाले फॉर्मूले से क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं सर यहाँ पे तो V स्क्वायर नहीं है तो खाली V लिखा है, तो कहते हैं सर अगर वोल्टेज को आधा करेंगे तो पावर तो आधी होनी चाहिए। भैया जब आप ऐसा करते हो ना कि इसके आधा करने पर ये आधा, इसके दुगना करने पर ये दुगना, ऐसा केवल आप तभी करेंगे कि फॉर्मूले में जो बाकी चीजों फिक्स हो। बेटा जब वोल्टेज आधी करोगे तो साथ में करंट भी तो आधी हो जाएगी। भाई ओम का नियम नहीं पढ़ा आपने, V इक्वल टू IR। अब रेजिस्टेंस वगैरह की फिक्सर नहीं बदल रहा, रेजिस्टेंस तो नहीं बदल रहा, तो आप वोल्टेज को आधा करोगे तो साथ में करंट भी आधी हो जाएगी, तो ये भी हाफ करोगे तो साथ में भी हाफ हो जाएगा, हाफ की हाफ में मल्टीप्लाई करके फिर से 1/4 ही बनेगा। इसलिए आप इस कंफ्यूजन से बचने के लिए काम क्या करो, पावर के 3 फॉर्मूले आप देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तो वोल्टेज का जिक्र कर रहा है कि विभवांतर वोल्टेज पहले से आधी कर दी, V का जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि रेजिस्टेंस नहीं बदलना, यानी V और R का जिक्र कर रहा है, यानी कि तीसरा वाला फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। तो रेजिस्टेंस बदल नहीं रहा, ये फिक्स हो गया, यानी P जो है V स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। और मैंने क्लास में लिखवा बोला भी था आपसे 1-2 बैच में, तो आप सीधे लिख लो एक नोट बना के कि अगर रेजिस्टेंस स्थिर हो, कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो, स्थिर प्रतिरोध हो, तो वोल्टेज आधी करने पर पावर 1/4 1/4 हो जाती है। क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, आप चाहो तो लिख भी लेना कि स्थिर प्रतिरोधक पर अगर विभवांतर को आधा कर दें तो वैद्युत शक्ति 1/4 रह जाती है। इसे न्यूमेरिकल की जगह इसे नोट बना के लिख लेंगे हम, ठीक है। यही क्वेश्चन एक दूसरे तरीके से भी आता है पेपर में, हमने क्लास में कराया है। कई बार पेपर में ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि एक बल्ब है, उस बल्ब पे हमने पहले मान लो कि हम 220 वोल्ट लगा रहे थे, तो 220 वोल्ट पर 100 वाट की पावर दे रहा था, 220 वोल्ट पर 100 वाट की पावर दे रहा है। अगर वोल्टेज 220 की जगह 110 कर दे तो क्या होगा, तो अभी हमने 220 से 110 करी वोल्टेज आधी करी, तो वोल्टेज आधी करते याद रखना पावर करेंगे 1/4, तो यानी कि 100 वाट का पावर खा रहा था पहले बल्ब 25 वाट की खाएगा। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, तो इसे ध्यान रखना, अभी वोल्टेज आधी करके पावर के बारे में पूछे तो वोल्टेज आधी कर रहा है उसी बल्ब पे उसी तार पर, तो वोल्टेज आधी तो पावर पहले से 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे बताओ। ये इसे नोट बना के लिख लेंगे हम, नोट बना लेंगे सुंदर सा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम रेजिस्टेंस पर या सेम बल्ब पर अगर वोल्टेज आधी करेगा तो पावर पहले से 1/4 1/4 रह जाएगी। आधी पटिक नहीं लगाना, 1/4 पटिक लगाना है। और हमने किस फॉर्मूले से निकाला, V स्क्वायर बाई R से। रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, सेम रेजिस्टेंस है, सेम बल्ब है तो उसका भी रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो वोल्टेज आधी करेंगे, आधे का स्क्वायर यानी कि 1/4। इज इट क्लियर और नोट, प्लीज लेट मी नो कि यहां तक की बात क्लियर है कि नहीं है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज, जल्दी बताओ मुझे फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए वो क्लास के बारे में थ्योरी कर रहे होते हैं ना, तो उस फ्लो में तो हम क्वेश्चन करते रहते हैं, अचानक से बीच में क्वेश्चन आता है तो कई बार समस्या आती है, ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4, इस तरह क्वेश्चन पहले भी कई बार कर चुके हैं। बजरंगी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन का मेरे पास में, क्लियर है वो तो ठीक है। कह रहा है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो हमने आपको बताया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है हम प्रतिरोधकता भी कहते हैं, तो प्रतिरोधकता ज्यादा फेमस होता है तो प्रतिरोधकता हम ज्यादा बोलते हैं। यहाँ पे लिखा है ना विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध देखते समझ जाओ, ये यानी कि प्रतिरोधकता है। इंग्लिश वाले बच्चे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस नहीं है रेजिस्टिविटी। तो कह रहा है कि रेजिस्टिविटी जो है किसी कंडक्टर की इंक्रीज कब करेगी, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधकता जो है वो तार की लंबाई मोटाई पर डिपेंड नहीं करती है। आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम करो ज्यादा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो प्रतिरोधकता है जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये जो होता है एक तो ये मेटेरियल पर डिपेंड करता है कि सोने का तार है कि चांदी का है, और एक टेम्परेचर पे। तो अगर आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर जो होते हैं चालक, इनका तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज बढ़ेगा। तो टेम्परेचर का फर्क पड़ता है किसके ऊपर, और एक मटेरियल का लंबाई मोटाई का कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रतिरोधकता पर, रेजिस्टिविटी पर, ठीक है। मांडवी वर्मा, सौरभ, बजरंगी, शिव, बढ़िया आंसर आ रहा सभी का, बहुत बढ़िया, गुड। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा आवेश संभव नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस इज नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज संभव नहीं है ये आपको बताना है। तो आप सभी को बेटा पता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो मैंने आपसे बताया था कि अगर किसी वस्तु पर चार्ज है, किसी वस्तु पर आवेश है, तो किसी वस्तु पर चार्ज हमेशा जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इसके गुणा में हो सकता है। इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, किसी वस्तु पर चार्ज हो सकता है 2E, 3E, 4E, 5E, यानी इसका इंटीजर मल्टीपल होगा, यानी किसी वस्तु पर चार्ज कभी ऐसा नहीं हो सकता 1.7E नहीं हो सकता। जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, इसके इंटीजर मल्टीपल में होगा, पूर्णांक में होगा, इसके गुणक में। जैसे E है तो किसी वस्तु पर चार्ज हो सकता है 2E, 3E, ये चार्ज हो सकते हैं 4E, 5E, ऐसे नहीं हो सकता 4.3 नहीं हो सकता। देखो ये 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का मतलब क्या है, E के बराबर है, ये 16 दूनी 32 हो गया, 2E के बराबर, ये भी हो सकता है, ये 4E के बराबर है, ये 1.6 का आधा यानी कि कितना है 0.5E, ये गलत हो गया। किसी वस्तु पर चार्ज होगा तो हमेशा जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसके इंटीजर मल्टीपल में होगा, ये सबका सही है। मांडवी वर्मा का छोड़कर सैनुअल, एसके, बजरंगी, अखिलेश कुमार, शिव कुमार शाह, ये संभव नहीं है चार्ज। अगले बात है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि ये इस तरह क्वेश्चन बताते हैं पेपर में, ये करो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, और जो बच्चे खाली ABCD लिख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि साथ में क्वेश्चन का नंबर भी लिखें। कह रहा है कि एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है,
दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है वो 5 वोल्ट का है, तो के कार्य की मात्रा, ए चार्ज ऑफ 2 कूलम पासेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 5 वोल्ट, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं डेल्टा वी से, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट का, तो विभवांतर तो 5 वोल्ट का है। कितना चार्ज हमें फ्लो कराना है, चार्ज में फ्लो कराना है 2 कूलम का, तो कह रहा है कि कितना वर्क, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आप करने वाले बच्चे समझ गए होंगे। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का जब भी जिक्र करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का फॉर्मूला होता है W बाई क्यू। जैसे हमें कार्य निकालना है तो कार्य कितना हो जाएगा, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो क्यू कितना है, 2 कूलम का चार्ज और विभवांतर है 5 वोल्ट का, 5 दूनी 10 जूल, वर्क को नापते हैं जूल में, यानी कि 10 जूल वर्क करना पड़ेगा। जितने बच्चों का आंसर ए आया है उनका एकदम बिल्कुल ठीक है, 10 जूल। 6 का भाई ए आएगा, बी क्यों लिख रहे हो आप लोग, अखिलेश बी लिख रहे हैं, सौरभ यादव जी बी लिख रहे हैं, बजरंगी शिव कुमार शाह का ए ठीक है एकदम। अरे तो आसान है, इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन कराते हैं क्लास में भी, ये तो बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र करते हैं विभवांतर क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू याद रखो बस। मैं डब्ल्यू पूछ रहा तो क्यू और वी की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू कितना 2, वी कितना 5, 10 हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तब बन जाता अगर वो आपसे क्या करता, चार्ज को कूलम में देकर माइक्रो कूलम में दे देता। जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं हमेशा हम ऐसा यूनिट का यूज करेंगे, तो माइक्रो कूलम देगा तो उसका कूलम बनाना पड़ेगा, या मिली वोल्ट लिखा होता तो उसका वोल्ट बनाना पड़ता, या पहले से वोल्ट में ही लिखा हुआ है, चार्ज कूलम में लिखा है पहले से, ऐसा यूनिट का यूज किया हुआ है, तो और आसान है हमारे लिए, कुछ चेंज भी नहीं करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन भी बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, ये करो। ये कह रहा है कि तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर रीडिंग, बेटा एमीटर क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर करता है करंट को, यानी ये कहना चाह रहा है किसी तार की लंबाई दुगनी कर दें तो कह रहा है हमारे से कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बाई A। अगर आप किसी तार की लंबाई दुगनी करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। हाँ, अगर वो कहता है कि तार को पिघालकर लंबाई दुगनी की या तार को खींचकर लंबाई दुगनी की, तो मैंने कहा था कि उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन होता है। जब आप तार को खींचते हो या तार को पिघालकर उसकी लंबाई बढ़ाओगे तो लंबाई बदलने से साथ में मोटाई भी बदलती है। तो खींचने पिघालने का जिक्र नहीं किया है, तो हम ये मान के चलेंगे लंबाई दुगनी की है तो लंबाई पे ही फर्क पड़ रहा है, तो लंबाई दुगनी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। तो क्या करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, V इक्वल टू होता है IR, और मैं आई निकालूंगा तो आई हो जाएगा V बाई R के बराबर। तो अगर तार को खींचने जिक्र नहीं किया, तार को कह रहा है कि लंबाई दुगनी करनी है, लंबाई दुगनी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा, रेजिस्टेंस लिखा फॉर्मूले में नीचे, यानी रेजिस्टेंस दुगना करने पर करंट पहले से हाफ रह जाएगी, आधी, इट डिक्रीजेस टू 1/2। इसे भी याद रखना, एमीटर वाला क्वेश्चन भी आता है ऊपर में। तार की लंबाई दुगनी करेंगे तो रेजिस्टेंस भी दुगना, रेजिस्टेंस अगर दुगना हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट पहले से कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस दुगना करने पर करंट आधी रह जाती है। दूसरा, अगर कभी पेपर में कहे आपसे कि एक तार को खींचकर लंबाई दुगनी की, तो मैंने आपको बताया तार को खींचने या पिघालने का जिक्र करता है, तो फिर रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है कि लंबाई कितने की दुगनी, जितने लंबाई करे फिर उसका स्क्वायर करोगे आप, लंबाई की दुगनी 2 का स्क्वायर 4, तो फिर आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस पहले से 4 गुना हो जाएगा। तो तार को खींच के लंबाई डबल करता है तो उस केस में होता क्या है, जब तार को खींच के लंबाई बढ़ाओगे साथ में उसकी मोटाई भी चेंज हो जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि स्क्वायर करना पड़ता है, कि लंबाई की 5 गुना रेजिस्टेंस 25 गुना हो जाएगा, लंबाई की पहले से खींचकर 3 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 गुना। तो खींचने पिघालने वाले केस में स्क्वायर करते हैं, खींचने पिघालने का जिक्र ना करें तो बस देखो लंबाई 5 गुना रेजिस्टेंस 5 गुना, लंबाई 3 गुना रेजिस्टेंस 3 गुना। ये सारी बातें थोड़ी क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस रखी हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, 8। कह रहा हमारे थे कि ट्रांसफार्मर कन्वर्ट करने के लिए उपकरण है, तो मैं कह रहा कि डीसी को एसी में, ये गलत हो गया। ट्रांसफार्मर का मतलब वोल्टेज को बढ़ाना घटाना, 11,000 वोल्ट की लाइन को 220 में बदलना, या 220 वाली को 11,000 में बदलना, वोल्टेज को कम ज्यादा। और ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज कम ज्यादा करता है वो भी करता है एसी वाली, तो लो वोल्टेज की एसी को हाई वोल्टेज की एसी बदल देगा, ये डीसी पे काम नहीं करता। डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है जनरेटर। ये भी गलत हो गया, इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। इसमें बाकी भी याद रखना, पेपर में केवल डायरेक्ट पूछ लेता है कि डीसी को एसी में कौन बदलता है, इन्वर्टर। अगर याद आता है कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर को बोलते हैं दिष्टकारी, रेक्टिफायर। इन्वर्टर को इन्वर्टर ही बोलेंगे, एसी का डीसी करता है दिष्टकारी, और डीसी को एसी बदलता है इन्वर्टर, और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है जनरेटर, जनरेटर डायनामो जो भी लिख रखा हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ, ओम का नियम किस मामले में मान्य है। ये भी मैंने क्लास में ओम का नियम पढ़ाते हुए आपको बताया था कि ओम का नियम आप हमेशा अप्लाई नहीं कर सकते, ओम्स लॉ कब अप्लाई होगा। दीपक सिंह साथ में क्वेश्चन नंबर लिखो भाई, समय मीना ठीक है आप। ओम्स लॉ इज वैलिड इन केस ऑफ, बेटा ओम का जो नियम है ये कार्य करता है किस केस में, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर कंडक्टर्स ओनली। ओम का नियम केवल कंडक्टर चालकों के लिए वैलिड है। ओम का नियम आप इंसुलेटर, कुचालक, प्लास्टिक, रबड़ पे, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम पे, सुपर कंडक्टर, इन पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्लास में स्पेशली लिखा भी है कि ओम का नियम केवल चालकों के लिए वैलिड है, चालकों के लिए वैध है। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ये कह रहा है कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालक का प्रतिरोध, परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य तापमान का मतलब होता है 0 केल्विन। परम शून्य तापमान वो तापमान है जिससे नीचे तापमान संभव ही नहीं है, 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि परम शून्य तापमान यानी कि 0 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए आपको थ्योरी याद रखनी पड़ेगी। हमने क्लास में आपको बताया था कि 0 केल्विन पर यानी कि परम शून्य तापमान पर एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर कुचालक में बदल जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होता है एट 0 केल्विन, 0 केल्विन टेंपरेचर पर सेमीकंडक्टर जो है अर्धचालक, ये कुचालक इंसुलेटर में बदल जाते हैं। इंसुलेटर यानी कि रबड़ प्लास्टिक की तरह बन जाएंगे। तो 0 केल्विन वो टेंपरेचर है जहां पर सेमीकंडक्टर अर्धचालक इंसुलेटर कुचालक में बदल जाता है। कुचालक का मतलब होता है, कुचालक होता है जिनका रेजिस्टेंस, जिनका प्रतिरोध होता है अनंत, बहुत रेजिस्टेंस होगा, करंट पास नहीं करेगी। तो 0 केल्विन पर इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट अनंत हो जाता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक बन गया, कुचालक का रेजिस्टेंस तो अनंत होता है, और पूछता कि 0 केल्विन पर बताओ कि इसकी चालकता, कंडक्टेंस कितना हो जाएगा। अगर वो चालकता पूछता तो चालकता बेटा कितनी हो जाती है, कंडक्टेंस। अब 0 केल्विन पर चालक रहा ही नहीं, सेमीकंडक्टर तो इंसुलेटर कुचालक बन गया, तो कंडक्टेंस पूछता चालकता, तो बोलते कि चालकता बोलते हैं जी से, वो हो जाती 0। तो 0 केल्विन पर चालकता शून्य हो जाती और प्रतिरोध हो जाता है अनंत। तो अपनी कॉपी में लिख लेना
कि 0 केल्विन यानी कि परम शून्य तापमान पर अर्धचालक कुचालक बन जाता है। कुचालक बनने का मतलब यह है कि अब वो चालक नहीं रहा। कुचालक का मतलब होता है इसका प्रतिरोध अनंत हो और जिसकी चालकता शून्य हो। तो पेपर में उसने क्या पूछा हमारे से? विद्युत प्रतिरोध। तो प्रतिरोध पूछेगा तो अनंत बताएंगे, कंडक्टेंस चालकता पूछता तो 0 बताते हैं। ठीक है, कल के दिन रखते हैं। मेरी 8 बजे क्लास है, थोड़ी क्लास जो बच्चों से बैच में है वो 8 बजे वाले बैच में भी मिलेंगे। काफी दिनों के बाद मुलाकात होगी बहुत सारे बच्चों से, तो आज के लिए इतने रख रहे हैं। ठीक है, तो सौरभ, बजरंगी, मानवी वर्मा, समय, मीना, अक्षय, राहुल, 24 सबको नमस्कार करते हुए आज की क्लास हम आपसे इजाजत चाहेंगे क्लास छोड़ने की। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय, थैंक यू।